नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज का हमारा जो विषय है वो है समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। समलैंगिक विवाह का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अपना दिया है और मई में इस आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिनों के बाद जो बहस हुई काफ़ी दिन, और उसके बाद मई में उसने अपने फैसले को रिजर्व रखा। आज यानी कि आज तारीख है 17 अक्टूबर 2023 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। क्या दिया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समलैंगिक क्या है। सम का मतलब होता है समान और लैंगिक मतलब लिंग से है, यानी समान लिंग वाले व्यक्ति। हमारे समाज में हम लोग किसी को व्यक्ति कहते हैं और किसी को नागरिक कहते हैं। व्यक्ति प्लस नागरिक दो लोग होते हैं। एक जो ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारत सरकार यानी कोई भी देश, जिस देश का वह नागरिक होता है, जिसकी उस देश में अपनी एक आइडेंटिटी होती है, दस्तावेज़ होता है कि ये सरकारी दस्तावेज़ के आधार पर उस देश का वो निवासी होता है, उसे बोलते हैं नागरिक। ठीक है, तो भारत के नागरिक और व्यक्ति में अंतर ये है कि व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक होकर के हमारे देश में आया हुआ है, या हमारे देश का कोई नागरिक है वह किसी दूसरे देश में गया हुआ है कुछ दिन के लिए, फिर वापस वो अपने देश में हमारे देश में चला आएगा। तो नागरिक और व्यक्ति में ये अंतर है कि नागरिक किसी विशेष देश का होता है और व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं का भी वह व्यक्ति हो सकता है, जिसे आप मनुष्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तो ये जो समलैंगिक हैं ये हमारे देश के नागरिक तो हैं, व्यक्ति तो हैं, पर इन्हें अपनी कोई अलग से पहचान नहीं मिली हुई। जैसे महिला और पुरुष के रूप में हम लोग अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी अपनी पहचान आइडेंटिटी बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, सामाजिक रूप से संगठित भी हो रहे हैं। यही विवाद चला आ रहा है। 2018 में 7 सितंबर 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो धारा 377 है, धारा 377 ये आईपीसी की धारा है, यानी कि दंड देने की जो धारा है आईपीसी 377, वो ये थी मतलब अभी नहीं है, थी ये कि समान लिंग के व्यक्ति, समान लिंग का मतलब महिला प्लस महिला, यानी कि महिला के साथ रह रही हो, है ना। जैसे कि महिला और पुरुष शादी के बाद एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से महिला और महिला, यानी कि एक महिला है दूसरी भी महिला है, और वे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से रह रहे होते हैं जैसे कि एक पति और पत्नी इस तरीके से रह रहे होते हैं। अगर उस टाइम पे, हाँ, दूसरे रूप में हम इसको कह सकते हैं पुरुष प्लस पुरुष, ये पुरुष और ये पुरुष दोनों लोग ऐसे रह रहे होते हैं जैसे कि एक पति हो और दूसरा एक पत्नी हो। इस तरीके से अगर इनका रिलेशन चल रहा होता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं समलैंगिक व्यक्ति, है ना, दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। उसी को इन्होंने निष्प्रभावी घोषित कर दिया, यानी कि धारा 377 के तहत अगर ये दोनों एक साथ रह रहे हों, पुरुष एक साथ रह रहे हों और उनका रिलेशन भी उसी तरीके से हो, उनको उस रिलेशन को अवैध माना जाता था धारा 377 के तहत। पर धारा 377 जब 2018 में निष्प्रभावी हुई, उसे खारिज कर दिया गया, तब जाकर के इनको अधिकार मिला कि अब ये एक साथ रह सकते हैं कानूनी रूप से। इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार इन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी अगर कोई महिला और महिला एक साथ ऐसा जीवन बिता रहे हों जैसे कि एक पति और पत्नी। ठीक, दूसरा कि एक पुरुष और दूसरा पुरुष, ये मैं बात कर रहा हूँ लिंग के आधार पर। ठीक है, एक पुरुष और दूसरा पुरुष एक दूसरे के साथ ऐसा जीवन बिता रहे हों जैसा कि एक पति और पत्नी, यानी एक महिला और एक पुरुष जैसा जीवन बिता रहे होते हैं, अगर वैसा एक पुरुष और पुरुष बिता रहे हों, यानी कि दो पुरुष एक साथ, तब उसको भी यहाँ पर
अवैध माना जाता था, पर 2018 में जब ये समाप्त हो गया, निष्प्रभावी हो गया, तो ये भी एक दूसरे के साथ रहने के लिए लीगल हो गए, लीगली तौर पर थे, पर इनको शादी करने का अधिकार नहीं था। समझ गए आप? यानी कि एक तो आपने कह दिया कि ठीक है आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, समलैंगिक जोड़े एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पर शादी नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कितनी याचिकाएं थी? एक दो नहीं, 21 याचिकाएं थी। 21 याचिकाओं का भारी भरकम समूह गया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जैसा अधिकार एक महिला को और एक पुरुष को दिया गया, ठीक वैसा ही अधिकार हमें भी दिया जाए अपना जीवन साथी चुनने का। क्यों? क्योंकि जीवन साथी चुनने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सबको मिलता है ना? एक पुरुष दूसरी महिला एक दूसरे के साथ अगर वो रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, अगर वयस्क हो गए हैं तब, तो उन्हें कानूनी सहायता भी मिलती है, सामाजिक रूप से उनको मान्यता भी मिलती है, और एक दूसरे के साथ वो रहते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर ये सब नहीं ऐसा कर सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये सब गए कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने के लिए कि हम भी वयस्क हैं, 21 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, बस मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं बायोलॉजिकली पुरुष होते हुए भी पुरुष नहीं हूँ, बायोलॉजिकली महिला होते हुए भी महिला नहीं हूँ। दिक्कत यहाँ थी। तो होता क्या है कि एक महिला और दूसरी महिला, ये दोनों एक साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इनको लेस्बियन बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, ठीक है? ये महिला तो होती हैं, पर इनका जो है, जो हार्मोनल अट्रैक्शन होता है वह महिला की तरफ होता है, और दूसरी जो महिला है वह भी महिला की तरफ अट्रैक्शन होता है। सेक्स ओरिएंटेशन किसकी तरफ होता है? महिला का महिला की तरफ, और इस महिला का भी महिला की तरफ। बस शरीर किस चीज़ का? शरीर है महिला का, है ना? शरीर किस चीज़ का? महिला का। पर इनका जो बायोलॉजिकल ऑर्डर है, जो हार्मोनल ऑर्डर है, वो है पुरुष का। यानी कि सामान्य तौर पर एक पुरुष महिला की तरफ सेक्स ओरिएंटेड होता है, और एक महिला सेक्स ओरिएंटेड होती है पुरुष की तरफ। समझ रहे हैं? पर इनका बायोलॉजिकल डिसऑर्डर ये है कि महिला होते हुए भी महिला की तरफ आकर्षित हो रही है, और ये महिला होते हुए भी महिला की तरफ आकर्षित हो रही है। इसी को बोला जाता है समलैंगिक आकर्षण। यही पुरुष के साथ होता है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ सेक्स ओरिएंटेड होता है ना? सेक्स के लिए आकर्षित होता है एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ। ऐसा इसलिए कि इस पुरुष के अंदर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा हुआ कि यह पुरुष होते हुए भी महिला है, और यह भी पुरुष होते हुए शारीरिक बनावट के रूप में सब कुछ इसका पुरुष होते हुए भी यह महिला है। इसलिए एक दूसरे के साथ ये यौन उत्तेजना के लिए एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी इनको हम बोलते हैं समलिंगी। अगर एक दूसरे के साथ ये जीवन बिताना चाहते हैं, लीगली ये संभव नहीं है, मतलब शादी संभव नहीं है। क्यों? कारण सुनिए। शादी करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है धार्मिक आधार, और दूसरा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है, यानी कि संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार देखिए, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम वो है। तो हिंदू अपने उस रीति रिवाज के तहत शादी करते हैं जिसमें एक महिला और एक पुरुष की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के वो शादी होती है। और इस
मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसमें भी वही पेच है कि शादी एक पुरुष और महिला के बीच ही होती है, तीसरा कोई नहीं है जिसके बीच शादी हो सके। पर अब जा कर के एक तीसरा जेंडर आकर के हमारे सामने, हमारे समाज में उभर करके आया है, वह भी शादी की मांग कर रहा है। ये दोनों जो धार्मिक आधार बने हुए हैं शादी के, है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट, ये दोनों तो कतई इनको शादी के लिए एग्री नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, न कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमको भी शादी करने का अधिकार दिया जाए। शादी करने से होता क्या है? अच्छा, 377 से, धारा 377 जब ख़त्म हुई तो एक दूसरे के साथ लिव इन में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ये लिव इन में हैं, पर इसके बावजूद भी इनको शादी की क्या ज़रूरत है? शादी की क्या ज़रूरत है? शादी की ज़रूरत पड़ती है जो कानूनी सहायता मिलती है, पेंशन मिलता है, विरासत में अधिकार मिलता है, बच्चे को पालन पोषण करना होता है, गोद लेना होता है, वो सारे अधिकार से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि शादी होगी तभी ये सब होगा। लीगल पेरेंट बनेंगे तभी होगा ये, पेरेंट बनने की कोई संभावना नहीं। गोद लेंगे तब पेरेंट बन सकते हैं, पर गोद लेने को भी अधिकार नहीं। तो ये सब गए कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, कि हमको भी शादी का अधिकार दिया जाए और हम एक दूसरे के साथ जीवन पर्यंत रहना चाहते हैं, हमें अधिकार दिया जाए, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इस पर बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, इस पर बहस हुई। केंद्र सरकार एक तरफ और इनके जो LGBT समुदाय के लोग थे, थर्ड जेंडर के जो वकील थे, एक तरफ बहस हुई। काफ़ी दिनों तक बहस हुई और मई में जा कर के ऑर्डर को क्या किया गया? रिज़र्व किया गया। तो आज जा कर के वो ऑर्डर आया, है ना। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर आपको शादी करने का अधिकार देगी तो कहाँ से देगी? उसके पास मुस्लिम पर्सनल लॉ में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में जाएगी, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। इसके तहत आपको शादी करने का अधिकार वो दे सकती है। इसकी व्याख्या उन्होंने किया, इसकी व्याख्या किया तो इसमें लिखा हुआ है कि धारा 4C में एक पुरुष और एक महिला की शादी हो सकती है। समझ रहे हैं? क्योंकि तब जब ये बना था उस समय पर दो लिंगों को ज़्यादा महत्व दिया गया, एक पुरुष और एक महिला को, और शादी के लिए भी उन्हीं को ही अधिकार दिया गया, पुरुष और महिला को। महिला को नहीं, पुरुष को नहीं, समझ रहे हैं, समलिंगी को नहीं। तो इसमें थर्ड जेंडर की कोई बात ही नहीं। जब थर्ड जेंडर की बात ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हमेशा ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है और बने हुए कानूनों के आधार पर फैसला देता है। तो बना हुआ कानून यही है कि पुरुष और महिला शादी करेंगे। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट आपको शादी करने का अधिकार इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसमें आपका जिक्र नहीं है। आप चाहते हैं हो, जिक्र हो, पर सुप्रीम कोर्ट विधायिका का काम नहीं कर सकती है, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद का है, न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। आपके साथ अन्याय हुआ है, कानूनी रूप से अन्याय हुआ है, तो आपको न्याय देने का काम न्यायपालिका करेगी। पर आपको अगर कहीं से कोई दिक्कत है, उसके लिए कानून बनाने का काम है, तो वो विधायिका करेगी। तो यहाँ पर आपको ऐड करने का काम ये विधायिका का है, संसद का है, केंद्र सरकार का है। तब जाकर के आपको इसमें शामिल किया जाएगा, तब आप जाकर के शादी कर सकते हैं। यानी इसमें अगर आपको भी शामिल किया जाए कि पुरुष यानी समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दिया जाए, इसमें शामिल कर दिया जाए विशेष विवाह अधिनियम में, आप एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। पर इसमें अभी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, क्या दिया कि आपको
यानी कि समलैंगिक विवाह को मान्यता हम नहीं दे सकते हैं। ये केंद्र सरकार का काम है, ये संसद का काम है। ठीक, देखिए सभी नागरिकों को यौन अभिविन्यास के बिना विवाह करने का अधिकार। समलैंगिक और अन्य के बीच भेदभाव, ये क्या है? कानून के समक्ष समान संरक्षण। मैंने कहा ना कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिला के लिए 1954 का जो एक्ट है। अब एक अनुच्छेद और है जो समानता का अधिकार बताता है, अनुच्छेद 14, उसमें है कानून के समक्ष समान संरक्षण। कानून तो ये भी है, कानून पूरा संविधान है, उसके समक्ष सबको समान संरक्षण है। ऐसा नहीं कि महिला और पुरुष को ही। अब उसमें जो भी व्यक्ति आएगा उसके प्रति भी संविधान और जो न्यायपालिका है वह समान संरक्षण देगी। अब आप सोचिए कि LGBT भी तो इसी देश के नागरिक हैं, उनको भी समान संरक्षण चाहिए कानून का। तो समलैंगिक होते हुए भी, इस देश के नागरिक होते हुए भी वह महिला और पुरुष नहीं है, इस आधार पर उनके साथ एक थर्ड जेंडर होने के नाते भेदभाव हो रहा है। अगर वो महिला होता या पुरुष होता तो उसके साथ भेदभाव नहीं हो पाता, यानी शादी वो कर लेते। पर वो थर्ड जेंडर हैं, इसलिए महिला और पुरुष के सापेक्ष जब देखेंगे तो इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो कानून के समक्ष समान संरक्षण नहीं है इनके साथ। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। इस बात को समझिए, समलैंगिक और अन्य के बीच भेदभाव यही है कि इस आधार पर अनुच्छेद 14 को जब आप देखेंगे तो ये भेदभाव इनको समझ में आ रहा है कि भेदभाव हो रहा है। इसी आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। पर ऑर्डर क्या आया? देखिए, ऑर्डर आया 3-2 के बहुमत से, यानी कि 5 जज थे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज थे। उन्होंने 3 जो है पक्ष में और 2 लोग विपक्ष में, यानी कि ऐसा नहीं कि शादी करना चाहिए इसके पक्ष में मतदान किए 3 लोग, नहीं करना चाहिए इसके पक्ष में मतदान दिए 3 लोग, और 2 लोग शादी करना चाहिए, यानी समलैंगिकों को शादी करना चाहिए इसके पक्ष में। ऐसा नहीं है, पक्ष का कोई सवाल ही नहीं है। किस पर इन्होंने अपनी राय दी? विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव हम नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया कि इसमें ये जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, ये काम संसद का है, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक, विवाह पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करके आपको जो है मिला लेती, उसमें भी आपको शामिल कर लेती। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट सबको मिलना चाहिए, कोई भी हो। कानूनी अधिकार सरकार तय करती है कि किसको दें किसको न दें, समझ रहे हैं? कानूनी अधिकार है ये। इसीलिए कि 21 साल से नीचे आपकी शादी गैर कानूनी हो जाती है ना, लेकिन मूल अधिकार आपको जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब तक आप हैं तब तक आपको मिलता है, वो छीना नहीं जा सकता। कानूनी अधिकार आपसे आपका सीमित किया जा सकता है, छीना जा सकता है समय पड़ने पर। विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। पर एक साथ रहने की अनुमति है इन लोगों को। मैंने आपको बताया कि एक साथ ये रह सकते हैं। इसके लिए यानी कि इनके समस्याओं का निराकरण के लिए जो जज थे उन्होंने एक समिति बनाने के लिए निर्देश दिया है कि समिति बनाकर इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। दूसरे में जो थे, जो 2 लोग थे, जिसमें आप चीफ जस्टिस को भी शामिल कर लीजिए, वो लोग थे, उन्होंने क्या बोला? वो बोले समलैंगिकता कोई शहरी या संभ्रांत अवधारणा नहीं है। शहरी या संभ्रांत अवधारणा क्या है? जब बहस हो रही थी तो उस टाइम पे केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ये जो समलैंगिक शादी की बात चल रही है ना, ये शहरीकरण का रूप है। शहरीकरण में जो लोग हैं, संभ्रांत जो लोग हैं, जो इलीट वर्ग हैं, वो सब ऐसा कर रहे हैं। हमें हमारे जिन समाज को हमको ऊपर लेके जाना है वो सब ऐसी बात नहीं कर रहे ना, उनको ज़रूरत है, हमारे समाज को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सबकी बात हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो समाज में खुल करके आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, इतना भेदभाव के शिकार हैं कि हमारे साथ समाज क्या व्यवहार करेगा, क्या सोचेगा, इसलिए वो खुल करके अपनी बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है गांव के किसी कोने में ऐसा व्यक्ति हो, समलैंगिक हो, जो सेम सेक्स के प्रति आकर्षित हो, पुरुष पुरुष के प्रति, महिला महिला के प्रति, पर वो समाज की अवधारणाओं, सोच विचार के कारण अपने उस सोच को, अपने उस ओरिएंटेशन को अपने अंदर ही सीमित रखे हो। समझ रहे? इसका घातक प्रभाव ये होगा कि अपने माँ बाप के दबाव में या सामाजिक दबाव में वह पुरुष जो कि पुरुष की तरफ सेक्स ओरिएंटेड है, उसकी शादी हो जाए, वो बोल ना पाए कि नहीं मैं जो है कि समलिंगी हूँ, है ना, होमोसेक्सुअल जिसे बोलते हैं, वो बोल ना पाए और उसकी सामाजिक दबाव के कारण शादी हो जाए, फिर सोचिए कि क्या होगा जिसके साथ उसकी शादी हुई है। विवाह का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं, ये इन्होंने भी कहा और इन्होंने भी कहा। इन जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, मतलब होना चाहिए। इसके लिए भी एक समिति की गई है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। ये क्या है? एक संस्था है जो कि बच्चा गोद लेने के अधिकार को प्रमोट करती है कि आप जो है बच्चा गोद ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है ना। अनुच्छेद 15 क्या है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सोचिए कि अभी तक हमारे समझ में आ रहा था कि पुरुष एक लिंग है, महिला एक लिंग है, पर थर्ड जेंडर भी एक लिंग है। इन दोनों के नाते इनका जो है, जो अधिकार इनको मिल रहा है वही अधिकार थर्ड जेंडर को भी मिलना चाहिए, पर नहीं मिल रहा है। तो क्या है? अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव है कि नहीं है? अनुच्छेद 15 के तहत आप इसको भी मान सकते हैं, विशेष विवाह अधिनियम भी भेदभाव ही कर रहा है, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष को तो मिलाया गया पर थर्ड जेंडर को नहीं मिलाया गया। यही जो है संसद को निर्णय, मतलब संसद को ये बताना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा कि इनको भी हम लोग क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, इनकी भी आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे, किस रूप में कर सकते हैं, समाज में हम इनको कैसे गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, किस तरीके से इनको शैक्षिक व्यवस्था में शामिल कर सकते हैं, इनको रोजगार किस तरीके से दे सकते हैं, पेंशन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, जब ये वृद्ध हो जाएंगे तब इनकी देखभाल कैसे हो सकती है ना। इनके संपत्तियों में, माँ बाप की संपत्तियों में इनका क्या अधिकार हो सकता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए एक समिति बनाने के लिए एक निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बस आज इतना ही जो है कि इन्होंने कहा है, बहुत सारी चीज़ें कहा है, लेकिन संक्षेप में आप समझिए कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, पर एक साथ रहने के लिए ये एलिजिबल हैं, एक साथ रह सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें बची हैं उसके लिए एक समिति है जो कि आगे संसद बनाएगी या नहीं बनाएगी वो समय तय करेगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।